मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में मज़ीद तनकीदी मैदान में एक मौजू पर बात करेंगे जिसे एपिस्टेमी के नाम से पुकारते हैं। हम देखेंगे फ़ोको के जो नज़रिया के मुताबिक रूह तफ़क्कुर, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर एपिस्टेमी के नाम से जानते हैं, हम इसका बुनियादी नुक्ता नज़र और इसकी बुनियादी अहमियत पर बात करेंगे। अगर एपिस्टेमी लफ्ज़ पर देखें, इसको गौर करें तो इससे मुराद किसी ख़ास दौर की इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ होती हैं जो किसी एक अहद का जुमला, अदबी और इल्मी रवैया को ज़ाहिर करती हैं। यानी हम इसको देखें, इसको गौर करने की कोशिश करें, ये इसको समझने की कोशिश करें तो इसकी जो हमारे पास जो तारीफ़ आती है मुख्तलिफ़ नक़ादों की राय की रोशनी में हम उस तारीफ़ को देखेंगे ताकि आसानी के साथ इस बात को समझा वो जा सके। यानी कहा जाता है एपिस्टेमी से मुराद किसी ख़ास दौर की इल्मी, अदबी, फ़िक्री और सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं जो किसी एक अहद की इल्मी और अदबी रवैया को ज़ाहिर करती हैं। उसे एपिस्टेमी या रूह तफ़क्कुर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि किसी ख़ास दौर की वो अदबी इस्तिलाहात हो सकती हैं, वो सकाफ़ती एतबार से हो सकती हैं, वो इल्मी एतबार से या अदबी एतबार से सरगर्मियाँ होती हैं जो उस ज़माने की, उस माहौल की और उस पीरियड ऑफ टाइम की क्या है अक्कासी करती दिखाई देती भी है। यानी अब इसको ये कह सकते हैं एपिस्टेमी उन असूलों और कवानीन का वो नेटवर्क है जो उस अहद की इल्मी सरगर्मियों के अक़ब में मौजूद होती हैं। अक़ब से मुराद पीछे यानी पस मंज़र में, और इनके दायरा कार और जहत का तयन वो करती हैं जो उस दौर में वो वक़ू पज़ीर होती हैं। यानी वो जो सरगर्मियाँ होती हैं उन लोगों की, उस अहद के, उस ज़माने के अफराद की मजमूई तौर पर उसकी वो अक्कासी करती दिखाई देती हैं। यानी इसलिए एपिस्टेमी को एपिस्टेमोलॉजी बनाया गया है, या कहते भी हैं जिससे मुराद होता है स्टडी ऑफ नॉलेज के एतबार से। तो ये चीज़ हमारे सामने मुख्तसर तौर पर आ गई कि उस अहद की सरगर्मियाँ होती हैं जो उस अहद के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी करते हैं, या उस सरगर्मी का गलबा उस दौर पर मुहीत होता भी है। अब ये चीज़ देखें तो इस अहद के सकाफ़ती अकायद के अतबार से देखें या अमली ज़िंदगी के तरीक़ाकार के एतबार से देखें, हम तारीख़ी एतबार से देखें, जो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं उनके मुताबिक पहले नंबर पर ये मुख्तलिफ़ मुखातबों मसलन कवानीन, सियासत और आर्ट के शोबों में बुरुए कार आते हैं। यानी जो वो सरगर्मियाँ बुरुए कार रखते हैं उनका ताल्लुक़ कवानीन के साथ भी होता है, उस दौर की सियासत के साथ भी हो सकता है, उस दौर की आर्ट के साथ भी वो हो सकता है। यानी मुख्तलिफ़ शोबों में उसका ताल्लुक़ वो होता है। नंबर 2 पे देखें तो कहते हैं सब से इनमें डिस्कोर्स के तारीख़ी इतिहाद से वो तश्कील पाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है डिस्कोर क्या है, हम पहले इसको जान लेते हैं। अब डिस्कोर्स लफ्ज़ हमारे सामने आ गया तो पहले इसको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो अगली जो इस इल्मी सरगर्मी वो मददगार साबित हो सके। डिस्कोर्स तसव्वुरात को ज़ाहिर करता है, यानी निशानात के ज़रिए और मानी देने वाले लफ्ज़ के ज़रिए जो अपने तफरीकी रिश्तों के बायस देते हैं, ना कि अशिया के वजूद के बायस। तो डिस्कोर्स सिर्फ़ इसी निज़ाम को ज़ाहिर करता है। यानी डिस्कोर्स क्या होता है, जो अंदर लिखा हुआ होता है, ना कि दुनिया की माहियत और असलियत को। यानी अंदर लिखा होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी तसव्वुरात के देखे हैं, ख़यालात पर मबनी बात की है। तो इसी एतबार से डिस्कोर्स का जो ताल्लुक़ है वो ज़हनी तसव्वुरात और ख़यालात पर मबनी होता है। नंबर 3 पर बात करें तो कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ गालिब आइडियालॉजी से होता है जो तय करने की क़ुव्वत रखते हैं। ये एपिस्टेमी का बुनियादी ताल्लुक़ और करदार हमें उस दौर के अहद की अक्कासी की सूरत में वो नज़र आता है। नंबर 4 पे देखो कहते हैं कि तमाम माबा जदीद के मूरख और सकाफ़ती नकाद एपिस्टेमी ताकत के रिश्ते को गालिब मुफादात की वजह करार देते हैं। यानी गालिब मुफादात यानी वो सकाफ़ती एतबार से होते हैं और तारीख़ी एतबार से, इन दोनों के एतबार से हमें ये चीज़
वो नज़र आती है। अब ये जो इन तमाम रिश्तों का जो ज़िक्र अभी हमने जो किया है, जो तारीख़ और सकाफ़ती एतबार से हम देखते हैं, तो इन तमाम अक़साम का जो तज़किरा और तज़किया फ़ोको ने अपनी जो किताबों के अंदर किया है। उसकी एक किताब है द बर्थ ऑफ क्लिनिक, एक किताब उसका नाम है जिसके अंदर इन रिश्तों का वो तज़किरा किया गया जो माँ बाप जदीद के मूरह और सकाफ़ती नकाद वो करते हैं। दूसरी इनकी किताब है द मेडिसिन ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसकी दूसरी किताब का नाम है जिसमें इनकी तज़किरा बुनियादी तौर पर फ़ोको ने तफसील के साथ वो किया है। यानी हम कहते हैं कि जब इन किताबों के रोशनी में देखते हैं तो किसी दौर का मुताला करते हैं तो इसमें ख़ास नुक्ता या नज़रिया का अक्स मौजूद होता है जो उस अहद के सियासी, समाजी या किसी भी रुझान के तहत वो नज़र आते दिखाई देते हैं। तो फ़ोको को नज़रिए के मुताबिक जो एपिस्टेमिक का नज़रिया है उसमें भी उस अहद की अक्कासी होती है जो वो सरगर्मियाँ उस अहद के दौर के लोग वो अदा करते दिखाई देते भी हैं। यानी अब इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों के अंदर समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो इल्मी जस्तजू है वो पाया तकमील तक आसानी के साथ समझ सकें। यानी कहा जाता है कि रूह तफक्कुर फ़लसफ़ा तारीख़ की एक इस्तिलाह है। इससे मुराद किसी दौर का वो गालिब रुझान या वो ख़ास तर्ज़ फ़िक्र व एहसास है जो उस दौर या नस्ल के सियासी नज़रियात, समाजी रवाबत और अखलाकी अकायद, मुआशी तसव्वुरात, इल्मी सरगर्मियाँ और अदबी तख्लीकी मौसर अमल के तौर पर जो सरायत कर जाता है वो एपिस्टेमी या रूह तफक्कुर के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। अब इनकी चंद एक मिसालें हम लेंगे ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो पाया तकमील तक मौसर अंदाज में वो पहुँच सके। हमने इब्तदाई कायनात से लेकर अब तक जो जितने भी अदवार हैं, दौर हैं, उनको 8 हिस्सों में तकसीम करने की वो कोशिश की है। अब इसको देख सकते हैं ताकि जो तारीख़ का रुख है और एपिस्टेमी फ़ोको के नज़रिए के मुताबिक इसको भी वो समझ सके। हमारे पास जो पहला दौर आता है वो कहते हैं ज़माना क़ब्ल तारीख़ है, यानी इंतसाब रवा के मुताबिक है। यानी अब ज़माना क़ब्ल तारीख़ के मुताबिक देखते हैं तो कदीम इंसान का सूरज, चाँद और सितारों पर क़यास करना, ये उस दौर की अक्कासी हमें उनके अकायद के मुताबिक वो नज़र आती है। यही बुनियादी एपिस्टेमी का नज़रिया है। दूसरे दौर की बाक़ व ज़रई इनकलाब का दौर है, यानी मसलक ज़रखेज़ी है, यानी ज़रखेज़ के ख़यालात की बुनियादी अहमियत है। यानी चाँद सितारों के क़यास करने के बाद हमें दूसरा दौर जो मसलक ज़रखेज़ी का वो मिलता है जिसे ज़रई इनकलाब भी कहते हैं। तीसरा दौर कहते हैं इर्तिकाए तमद्दुन कदीम है, ये भी मसलक ज़रखेज़ी के हवाले से गलबा ज़ाहिर करता है। और छठी सदी जो ईसवी है ये क़ब्ल मसीह की एक आलमगीर तहरीक की ये एक इस्तिलाह हमारे सामने वो नज़र आती है। चौथा दौर हमारे पास आता है तमद्दुन यूनान का दौर, यानी यूनानी इनकलाब, यानी क्लासिकी नज़रिया ख़यात भी है, यानी अक्ल व खिर्द के जज्बा की फ़ोकियत, जज्बा जबिलत पर मबनी होता है। इस दौर की जो गलबियत का जो नज़रिया वो हमारे सामने वो इस हवाले से भी है। आगे तमद्दुन रोम आता है, यानी यूनान के बाद रोम का हमें वो इनकलाब नज़र आता है, यानी आलमी शहरियत का तसव्वुर हमें यहाँ पे मिलता है। यानी इंसानी बरादरी का तसव्वुर पहली बार इस दौर में गलबा करता दिखाई देता है। इसके बाद हमारे पास जो छठा वो है अज़मन वुस्ता है, यानी इल्मुल कलाम का हमारे पास आता है, यानी अहले मज़हब का फ़लसफ़ा को मज़हब की कुलीद करार देना। ये चीज़ हमारे सामने थे इस दौर का जो गलबा या गालब इस एतबार से है। इसके बाद हमें निश्चित सानिया का नज़रिया मिलता है या दौर मिलता है, यानी आज़ादी की फ़िक्र और नज़र है, यानी क्लास की अलूम का अहिया, साइंस की तरक्की, अक़ल और इंसानी इल्म का, यानी जब कलीसा यानी चर्च का जो गलबा था वो अवाम पर था तो अवाम ने क्या किया, उससे छुटकारा पाने का वो गलबा वो नज़र आता है। फिर इसके बाद आठवां और मौजूदा ज़माना यानी सनती इनकलाब, यानी मौजूदा दौर है, यानी साइंटिफिक तर्ज़ तहक़ीक़ है, हकीकत है, हकीकत पसंदी के ज़ाविये की तश्कील वो हमें नज़र आती है। यानी जब इन दौरों के रुझानात को गालब या रूह तफक्कुर का ज़हन नशीं
किया जाता है तो ये एक ज़माने के तहत इन चीज़ों का गलबा उस दौर में हमें नज़र आता दिखाई देते हैं। और यही एपिस्टेमी शनाख्त करती है, हकीकत पसंदाना अंदाज में अक्कासी करती है, जो इस बात की गवाही और सबूत भी वो फराहम करता है। अगर उर्दू अदब के हवाले से देखें तो हमारे पास उर्दू के दो बड़े दाबस्तान भी मिलते हैं, एक दिल्ली का और एक लखनऊ का। दिल्ली में जो जिन रुझानात का गलबा वो दाखिलियत का था, जबकि अगर बात करें लखनऊ की तो वहाँ पे खारजियत के रुझानात का गलबा था। ये भी उस दौर की अक्कासी और एपिस्टेमी को समझने के हवाले से बेहतरीन मिसाल हमारे सामने वो आती है। मौजूद तलबा तलिबात, आज हमने मुख्तसर तौर पर फ़ोको की एपिस्टेमी का जो नज़रिया था, रूह तफक्कुर का, वो जाना और पहचाना है। कोई बात कोई सवाल समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।